Hi everyone, a very good evening to all of you. My name is Ashna and आज के सेशन में हम ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर का नेक्स्ट टॉपिक पेपर 2 सेक्शन बी में कवर करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा इंडिया एंड जापान रिलेशंस। तो सबसे पहले ऑफिशियली तौर पे याद रखिए कि जापान जो है अगेन हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जापान के साथ में। आज के समय पे ज़्यादातर कंट्रीज़ के साथ में इंडिया की जो पार्टनरशिप दिखेगी वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी, राइट। एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आप देख सकते हैं कि हमको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। हमने पहले भी इस बारे में पढ़ा है। तो जापान को लेकर के हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर का कहना है कि भारत के लोग हों या जापान के लोग हों, दोनों के बीच में कॉमन कल्चरल ट्रेडिशंस एग्जिस्ट करते हैं। एंड ये कहते हैं कि ये जो कॉमन कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, पहला बेस्ड है ऑन द हेरिटेज ऑफ बुद्धिज़्म। दूसरा लिंकेज यहाँ पर आता है कि दोनों ही कंट्रीज़ कमिटेड हैं डेमोक्रेसी को लेकर के, दोनों ही डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं, दोनों ही कंट्रीज़ में टॉलरेंस प्रैक्टिस की जाती है एंड प्लूरलिज्म, मल्टीलेटरलिज्म, इन सब चीज़ों में विश्वास किया जाता है एंड ओपन सोसाइटी है। तो ये कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं जो भारत और जापान की सोसाइटी के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। तो एशिया की दो ऐसी कंट्रीज़ आप कह सकते हैं जहाँ पर पॉलिटिकली, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मैच करते हैं। ऐसे पार्टनर्स हैं जापान और इंडिया जो एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में देखते हैं एंड मानते हैं कि आपस में मिलकर के दे आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग द ग्लोबल एंड रीजनल चैलेंजेस। बाकी हमारे फॉरेन मिनिस्टर के अलावा और भी एक्सपर्ट्स हैं जो इंडिया जापान पर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कंवल सिब्बल। कंवल सिब्बल का कहना है कि इस समय पे भारत और जापान के जैसे रिलेशंस चल रहे हैं, दिस इज़ चेरी ब्लॉसम फेज। मतलब ये जो समय है ये एकदम बढ़िया समय है और इसीलिए इंडिया और जापान जो है काफ़ी अच्छे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। इनका जो इंटरेस्ट है वो अलाइन करते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है। मतलब दोनों के ही सिमिलर नेशनल इंटरेस्ट हैं आज के समय पे। देखिए, जापान के बहुत लंबे समय से सर्व कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, अब तो इनकी डेथ हो चुकी है। सो वी कैन से द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो एबे काफ़ी लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये, और इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी। किताब का नाम है टुवर्ड्स अ ब्यूटिफुल नेशन, टुवर्ड्स अ ब्यूटिफुल नेशन। और इस किताब में ये भारत के बारे में लिखते हैं कि भारत जो है वो जापान का नेचुरल एलाय है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है दोनों के बीच में, उल्टा कॉमन गोल्स एग्जिस्ट करते हैं और इसीलिए ये दोनों पार्टीज आपस में कोऑपरेट करती हैं। दोनों पार्टीज चाहती हैं कि एशिया में स्टेबिलिटी आए। तो एट प्रेजेंट अगर आप रिलेशनशिप देखेंगे, जैसे एक समय पे 1970 के पास में सोवियत यूनियन के साथ में हमारी रिलेशनशिप हुआ करती थी, वैसी ही कुछ रिलेशनशिप आज के समय पे जापान के साथ में देखी जा सकती है। तो इस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा समझते हैं जापान के बारे में। देखिए, जापान जो है वो भारत का क्लोजेस्ट पार्टनर है। आपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ा है, वहाँ मैंने आपको कौटिल्य पढ़ाया था, और कौटिल्य के टॉपिक में हमने मंडल सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। और मंडल सिद्धांत में अगर आप ध्यान दें, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जो कि आपका नेचुरल एलाय होती हैं। इफ़ यू रिमेंबर कि एक तो अरी होता है, एक मित्र होता है, राइट।
तो जापान जो है हमारा मित्र है, यानी कि हमारा फ्रेंड है, यानी कि नेचुरल एलाई है। तो कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के अकॉर्डिंग भी आप कह सकते हैं कि जापान इज इंडियाज नेचुरल एलाई। उसका कारण ये है कि जापान जो है वो डायरेक्ट नेबर है चाइना का। और आपको पता है इफ दिस इज इंडिया एंड ये हो गई नाभी, ठीक है, जहाँ विजिगिशु है, एंड ये आप कह सकते हैं इज परसव निगारा, राइट। एंड फिर उसके बाद आपका आता है सारा, यानी कि मित्र। तो यहाँ पर आ जाते हैं जापान, दिस इज चाइना। तो डायरेक्ट नेबर्स हमेशा एनिमी होते हैं और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ऐसे में जापान और इंडिया यहाँ पर नेचुरल एलाइज के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी काफ़ी समय इस बारे में एक्सप्रेस किया है दैट भारत और जो जापान के रिलेशंस हैं, मोदी जी का कहना है कि वो बेस्ड है म्यूचुअल ट्रस्ट पे। पहला, दोनों आपस में एक दूसरे को काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है, एक दूसरे में काफ़ी फेथ है। इसके अलावा एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझते हैं, एक दूसरे के कंसर्न्स को समझते हैं। कुछ ऐसी कोर वैल्यूज़ हैं जिस पे हम अग्री करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक तो डेमोक्रेसी हो गई कि दोनों ही कंट्रीज़ डेमोक्रेसी में विश्वास रखती हैं, इंडिया एंड जापान। दोनों ही कंट्रीज़ रूल ऑफ लॉ में विश्वास रखती हैं, इंडिया एंड जापान। और इसके अलावा हमारा रेगुलर लेवल पे आप कह सकते हो कि रेगुलर हाई लेवल इंटरेक्शन जो है रहता है, राइट। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मोदी जी का कहना है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इनकी स्टेटमेंट्स या इनके आप कह सकते हो कि इस तरीके की जो स्पीच होती है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, हम उन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कमल सिब्बल बात करते हैं चेरी ब्लॉसम टाइम के बारे में, तो आप चेरी ब्लॉसम फेस को कमल सिब्बल भी की फॉर्म में मतलब कोट कर सकते हैं। इसके अलावा चेरी ब्लॉसम फेस को लेकर के हमारे एक और एक्सपर्ट हैं फॉरेन पॉलिसी, अमिताभ माटो। ये भी कहते हैं कि जो अभी समय चल रहा है, जिस हिसाब से इंटरेक्शन हो रहा है इंडिया और जापान का, तो आप देख सकते हैं कि चेरी ब्लॉसम फेस है, सब कुछ बढ़िया फेस चल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये कहते हैं कि चेरी ब्लॉसम फेस कैसे है भारत और जापान के बीच में, कि पिछले कुछ समय से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स उठाए गए हैं, जैसे कि जापान शुरुआत में सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट को लेकर के भारत के साथ में कि साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, न्यूक्लियर इशू को लेकर के जापान जो है काफ़ी सेंसिटिव था। उसका कारण ये है कि 1998 में भारत ने जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस समय पे जापान की तरफ से भी सैंक्शंस लगाए गए थे। तो शुरुआत में जापान बहुत ही ज़्यादा हेजिटेंट था, लेकिन अल्टीमेटली जापान ने ये हेजिटेशंस हटाए और अब भारत के साथ में जापान ने फाइनली सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया था। तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है जो कि ये बताता है कि दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। इसके अलावा जापान पहले ये भी कह रहा था कि डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया को नहीं भेजेंगे, लेकिन आज के समय पे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि जापान एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को US-2 एम्फिबियस एयरक्राफ्ट। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो ये दर्शाती है कि भारत और जापान के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। इससे देखिए फ़ायदा क्या होगा इस एम्फिबियस एयरक्राफ्ट से। इससे ये फ़ायदा हुआ कि भारत की जो सर्वेलेंस कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। फिर एक और कारण है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि हमारे रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी और जो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं शिंजो एबे, तो उनके बीच में जो आपस में इंटरेक्शन होता था, जो पर्सनल केमिस्ट्री थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। एंड इनफैक्ट 2021 में जो है यू नो भारत की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, इनको पद्म विभूषण भी पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया था।
बाकी आपको पता ही है कि इंडिया और जापान दोनों ही क्वाड के पार्टनर्स हैं, और ब्रह्मा चेलानी इसको लेकर के कहते हैं कि जापान और इंडिया जो हैं दे आर द लिंच पिन। मतलब कि अगर इंडो पैसिफिक में हमें स्टेबिलिटी चाहिए, अगर हमें इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक ऑर्डर रखना है, तो इंडिया और जापान ही वो लिंचपिन है। इंडिया और जापान ही ये पॉसिबल कर सकते हैं। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के जापान के साथ में हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, जैसे कि जापान के साथ में हमारे होती है मालाबार एक्सरसाइज, तो आप इसको कोट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको भी शायद पहले भी बताया कि 2017 में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो ये जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके अलावा रिसेंटली अक्सा विच इज़ द अग्रीमेंट, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग अग्रीमेंट, आक्सा, ये भी साइन किया गया है जापान के साथ में। इसके चलते दोनों ही साइड आपस में लॉजिस्टिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड कर सकती हैं। जैसे कि जापान का एक मिलिट्री बेस जिबूटी में है, तो भारत की जो शिप्स हैं या जो नेवी है उसको यूज़ कर सकती है, ठीक है, इस बेस को। ऐसे ही जापान भी, जो इंडिया का बेस है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए उसको यूज़ कर सकता है। और इसी तरीके के अग्रीमेंट्स हमने यूएस के साथ में भी साइन किए हैं, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर इंडिया। तो ये भी चीज़ दिखाता है कि जापान और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी मजबूत हैं, ठीक है। अब जब सारे जो थिंकर्स हैं, जब सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स को हम देखते हैं कि ये तो सारे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई एंटी में नहीं बोलता है या क्रिटिसिज्म में नहीं बोलता है। वी हैव सम थिंकर्स ऑल्सो, वी हैव सम स्कॉलर्स, लाइक वी हैव डेविड मेलोनी, एंड इसके अलावा वी हैव एस राघवन। आप इनको कोट कर सकते हैं। अगर क्रिटिसिज्म में मेंशन करना हो तो ये कहते हैं कि ऑन पेपर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं इंडिया और जापान के रिलेशंस, लेकिन ये कहते हैं कि रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में अगर आप इनके रिलेशनशिप देखेंगे तो अभी भी इनकी जो रिलेशनशिप है वो टेपेड है, यानी कि पूरी तरीके से स्मूथ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे भारत और जापान के बीच में अगर अभी ट्रेड देखेंगे या जिस मामले में इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अभी भी बहुत पोटेंशियल है, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक आप इनको कोट कर सकते हैं और कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ जापानीज फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, उनको कोट कर सकते हैं, लाइक वी हैव ताकियो हाराडा। ये कहते हैं कि आज का जैसा समय है, जो कंटेम्प्रेरी पीरियड है, जो अभी टाइम चल रहा है, तो जापान और इंडिया के बीच में आज के समय पे एक सेक्रेड अलायंस है। मतलब कि इनकी जो रिश्ता है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और बहुत ही पवित्र टाइप का, एकदम सेक्रेड है। एंड दोनों ही अच्छाई चाहते हैं इस पूरी दुनिया की, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, दोनों ही आपस में कन्वर्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हांगकांग क्राइसिस को लेकर के बात हो, जिनजियांग को लेकर के हो, या पैंडेमिक के समय की बात हो, तो आप देखेंगे कि चाइना भी जिस तरीके का एक्ट कर रहा है, जापान उसको काउंटर करना चाहता है। तो वो सेम इंटरेस्ट कन्वर्जेंस आपको यहाँ पर जापान की तरफ से दिखेगा और वो चीज़ इंडिया की तरफ से भी दिखती है। तो ये कॉमनैलिटीज़ हैं, ठीक है। ऐसे ही वी हैव सी राजा मोहन। सी राजा मोहन कहते हैं कि आज का समय है इंडिया और जापान के अलायंस का। इंडिया एज वेल एज जापान इस समय पे जो है उनको ये मेक श्योर करना है कि यूएसए जो भी पॉलिसी फॉलो कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, राइट, तो ऐसा नहीं है कि उस पॉलिसी के चलते आप बस आग पे पट्टी डाल के जैसा यूएस कहता रहे वैसा ही करते चले। इसीलिए जापान और इंडिया के बीच में भी 2+2 डायलॉग मैकेनिज्म जो है एग्जिस्ट करता है, राइट। तो क्वाड के अलावा भी और बाकी सभी जगहों पर ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे एंगेज कर रहे हैं, राइट। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट
यहाँ पर डेवलपमेंट है जिसको आप कोट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो इस बारे में बात करते हैं कि इंडिया और जापान की रिलेशनशिप कैसी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब बात करते हैं थोड़ा सा फैक्चुअल लेवल पे, क्योंकि एक्सपर्ट के लेवल पे हमने काफ़ी कुछ समझ लिया, थोड़ा ऑन ग्राउंड रियलिटी समझते हैं कि क्या हो रहा है एंड क्या होता आया है। ठीक है, तो इस समय पे अगर आप देखें तो भारत की जापान के साथ में ऑफिशियल लेवल पे जो है अगर कहें तो स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप है। वी हैव स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। तो बेसिकली 2006 में एक समिट हुई थी और उस समिट में भारत और जापान के रिलेशंस को इस लेवल पे एलिवेट कर दिया गया। ठीक है, तो जब आप फिर देखते हैं कि इसके बाद ये 2006 में डेवलपमेंट हुआ, फिर ऑफिशियल लेवल पे एक और डेवलपमेंट हुआ 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। तो उस समय पे जब ये ऑफिशियल विजिट पे जापान गए थे, वहाँ पर एनुअल समिट हो रही थी, तो उस समय पे इस स्टेटस को अपग्रेड कर दिया गया और ये फाइनली बनी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। तो ऑफिशियल लेवल पे जो है फिर ये बन गई। तो आज के समय पे इंडिया एंड जापान की फाइनली आप ये लिख के आओगे अपने आंसर में कि स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप है सिंस 2014। तब से आप देखेंगे कि भारत और जापान के बीच में काफ़ी एंगेजमेंट भी बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल मोदी जी का एक कमेंट भी आया था इंडिया जापान रिलेशंस में, और इन्होंने जापान को लेकर के कहा था कि जापान इज़ अ गुड फ्रेंड, जापान इज़ अ गुड फ्रेंड एंड क्योंकि एक अच्छा दोस्त जो है वो टाइमलेस होता है, हर समय पे साथ देता है एंड एक गुड फ्रेंड जो होता है वो बॉर्डर्स नहीं देखता है, कोई डिवीजन नहीं देखता है, हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। तो ऐसा कुछ कमेंट यहाँ पर जापान के लिए किया गया था विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो आज के समय पे दोनों ही चाहते हैं कि इनके जो रिलेशंस हैं इंडिया और जापान के और ज़्यादा डीप हों और ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड हों और एक्शन ओरिएंटेड पार्टनरशिप यहाँ पर हो। स्पेसिफिकली दोनों ही पार्टीज़ का एम यही है कि दे वांट टू शेप स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक आर्किटेक्चर ऑफ एशिया। इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर, इसको ऐसे लिखेंगे, आर्किटेक्चर ऑफ एशिया। ठीक है, तो हमारा सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड फ्रेंड है और इसीलिए इंडिया और जापान ने फिर अपना एक विजन भी अनाउंस किया विच वॉज द विजन इंडिया जापान विजन 2025 कि 2025 तक इनकी जो रिलेशन होगी और ज़्यादा डीप और ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड होगी। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले कि जापान हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ जापान। क्या सब डेवलपमेंट्स पिछले कुछ समय से हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि जियो स्ट्रेटेजिक एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जापान हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जापान इज़ अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन को आगे आने वाले समय में जियो पॉलिटिकली ये रीजन बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाला है। तो जैसे इंडियन ओशन आप देख सकते हैं उसमें इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह दिखाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही इंडो पैसिफिक की जब बात होती है तो इंडिया एंड जापान दोनों को ही एक स्टेबिलिटी प्रोवाइडर की तरह यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब ये भी है कि चाइना को काउंटर करने में हमको बहुत यहाँ पर जापान की तरफ से मदद मिलेगी। ठीक है, तो अगर हमारे जापान के साथ में मजबूत रिश्ते रहते हैं तो उससे इंडिया को बहुत बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे
अगर आप कोट कर सकें एस जयशंकर को यहाँ पर कि भाई जापान से हमको क्या फ़ायदा होने वाला है, तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर, वो कहते हैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे पहले तो चाइना, देखिए मैंने आपको बताया था चाइना चाहता है कि इंडिया जो है साउथ एशिया में ही बंद के रह जाए, है ना, उसी में मेस्ड अप रह जाए, वहाँ से बाहर ना निकले या रीजनल प्लेयर ना बन पाए। लेकिन जापान के साथ में अगर हम अपने रिश्ते मजबूत करते हैं तो एस जयशंकर का ये कहना है कि जापान विल टेक इंडिया आउट ऑफ द साउथ एशिया बॉक्स, आउट ऑफ द साउथ एशिया बॉक्स। एक ये बहुत बड़ा फायदा है अगर जापान के साथ में हमारा रिलेशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उल्टा साउथ एशिया से फिर हमारा जो एंगेजमेंट होगा वो साउथ एशिया से बियॉन्ड साउथ ईस्ट एशिया चला जाएगा, ठीक है। यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी से भी आगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी तक जापान जो है, अगर आप जापान की भी पॉलिसी देखेंगे वो हमारी पॉलिसीज़ के साथ में, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके साथ में बहुत अच्छे से अलाइन होती है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और एक इकलौता ऐसा कंट्री जो ईस्ट एशिया में एग्जिस्ट करता है, इट्स अ ओनली पार्टनर इन ईस्ट एशिया, एस जयशंकर कहते हैं, जो है भारत का जापान, ठीक है। तो ऐसा पार्टनर जो एनकरेज कर सकता है भारत को कि आप भी ऑपरेट कीजिए, अपनी प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में बनाए रखें, और एक बहुत ही रूल बेस्ड ऑर्डर जो हम चाहते हैं वो जापान के साथ में हम इंश्योर कर सकते हैं यहाँ पर। तो जो इंडो पैसिफिक का विजन हम रखते हैं ना कि यहाँ पर इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो जापान यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इसको एक रियलिटी बना सकता है अगर हमारी इनके साथ में अच्छी रिलेशंस रहते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइज रहते हैं, ठीक है। और बाकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी लंबे समय से ये बात तो चल ही रही है कि 21st सेंचुरी में, 21वीं शताब्दी में जो एशिया है यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर देखी जा सकती है, यानी कि एक नया न्यू एशियन बैलेंस जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। तो एशिया के बैलेंस ऑफ पावर के लिए जापान और इंडिया, उन दोनों को एक दूसरे को स्ट्रैटेजिकली जो है आपस में कोऑपरेट करना होगा, तो इस तरीके से पॉसिबल है। तो क्वेश्चन ये आता है आज के समय पे कि एशिया को इस समय पे कौन डोमिनेट कर रहा है। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी एक किताब लिखी है द इंडिया वे, इसको पढ़ेंगे, वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, अपनी क्यूरियोसिटी के लिए अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बट एज सच आप इस किताब को कोट करके कह सकते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं अबाउट कि कौन अभी एशिया में जो है शेप करेगा, कौन जो पूरा एशिया का ऑर्डर है वो आप कह सकते हो कि कंट्रोल करेगा। तो एशिया आज के समय पे टू एन एक्सटेंट आप कह सकते हैं कि यूएस, चाइना, रशिया और आसियान कंट्रीज़, मिडल ईस्ट में जो वॉलेटिलिटी है उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट होगा, बाकी इंडिया का यहाँ पर राइज होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एशिया में काफ़ी हद तक जो हैं रोल प्ले करने वाली हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है यही सारे आपको एंगल्स जो हैं डायमेंशंस के थ्रू देखना होगा। और ऐसे में जापान हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एशिया में, राइट। सो दैट इज़ वन थिंग जो आप कोट कर सकते हैं। बाकी जापान और चाइना की जो आपस में इक्वेशन है इंडियन ओशन को लेकर के, तो वहाँ पर एक किताब लिखी है सी राजा मोहन ने। अच्छा, सी राजा मोहन जो हैं ये चाइना को लेकर के काफ़ी अच्छी कमेंट्रीज करते हैं। तो चाइना को लेकर के करेंगे तो चाइना की जो एनिमिटी है, भी टेंशन्स जो रहती हैं वो जापान के साथ में भी रहती हैं, तो चाइना और जापान पे भी लिखते हैं ये। तो सी राजा मोहन ने अपनी एक किताब लिखी है, किताब का नाम है समुद्र मंथन, समुद्र मंथन। और इस किताब में ये कहते हैं कि आने वाले समय में अगर आप सी बॉर्न ट्रेड मतलब जो मैरी टाइम ट्रेड होगा, अगर आप उसको सिक्योर कर लेते हो,
ठीक है, समुद्र में होने वाला जो ट्रेड है, जो मैरीटाइम ट्रेड है, उसको अगर आप सिक्योर कर लेते हो थ्रू द इंडियन ओशन, और किस तरीके से वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए पैसिफिक ओशन तक एंटर कर रहा है, तो फिर काफ़ी हद तक जो है आप कंट्रोल कर पाओगे, इकोनॉमी भी आपकी स्ट्रांग रहेगी और वर्ल्ड ऑर्डर में आपका से जो है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, राइट। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें, इंडो पैसिफिक एरिया, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ इंडो पैसिफिक की बात होती है वहाँ इंडिया जापान की बात ज़रूर करनी है, इसीलिए हमने, ठीक है। बाकी कुछ पिछले सालों में जो है, जब एशिया को लेकर के बात होती है तो वहाँ पर फिर इंडो पैसिफिक की बात होती है। पिछले कुछ सालों में जब इंडो पैसिफिक को लेकर के बात होती है तो इंडिया जापान की बात भी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ा ध्यान देने वाली हैं इंडिया जापान रिलेशनशिप को लेकर के। बाकी जियो स्ट्रेटेजिकली तो मैंने आपको बताया ही है कि किस तरीके से जापान इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है नॉर्थ ईस्ट के इंटीग्रेशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जापान, ठीक है। देखिए, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है 2014 में, लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अपग्रेड कर दिया गया, राइट। और इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, लेट मी जस्ट राइट इट फर्स्ट, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को बहुत ही कोर पे रखा गया था। और इसीलिए आप देखेंगे कि आज के समय पे जापान इकलौता ऐसा कंट्री है जो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में, जिसको इंडिया ने अलाउ किया है कि आप यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर एंट्री जापान को दी गई है, ठीक है। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए नॉर्थ ईस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इसलिए आप देखेंगे कि जापान की जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, जो पॉलिसी है, वो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ में अलाइन करती है। तो कॉमन यहाँ पर इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं अलाइन होते हैं हमारे। और इसीलिए एक्ट ईस्ट फोरम पे हमारा जापान के साथ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कोलैबोरेट करते हैं। एंड यहाँ पर स्पेसिफिकली कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिसके चलते भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको इकोनॉमिकली मॉडर्नाइज यहाँ पर किया जाएगा जापान के द्वारा। तो इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर देखा जा सकता है, ठीक है। और इससे कनेक्टिविटी में भी हेल्प मिलेगी ईस्ट के साथ में कनेक्ट करने के लिए, जैसे आसियान कंट्रीज़ के साथ में डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल लिंकेजेस, ये सब काम यहाँ पर किया जा रहा है। इनफैक्ट जापान के जो एम्बेसडर हैं उनका खुद ये कहना था कि नॉर्थ ईस्ट कैसी जगह मतलब पे सिचुएटेड है, या आप ऐसा कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ये कैसा एरिया है जहाँ पर इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पॉलिसी कन्वर्ज होती है। तो इनका कन्वर्जेंस यानी कि दोनों ही अलाइन होती हैं वो देखा जा सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जापान इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जापान इम्पॉर्टेंट है चाइना को काउंटर करने के लिए, मेनली चाइना का जो चैलेंज है उसको डील करने के लिए, ठीक है। अगर हम चाइना के प्रोग्रेशन को काउंटर करना चाहते हैं तो जैसे चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया, हमें पता है कि उसका एम क्या था, हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में। तो वैसे ही 2017 में जापान के साथ में मिलकर के हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम भी इस तरीके का एक कॉरिडोर जो है उस पर काम करेंगे। तो ये एक इंडियन जापानीज़ कोलैबोरेशन विजन है जहाँ पर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी एशिया एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के बीच में बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो जियोपॉलिटिकल मूव बहुत ही अच्छी है यहाँ पर। एंड इसके चलते अब आप रिसेंटली आप डेवलपमेंट में ये भी देखेंगे कि जैसे म्यांमार की गवर्नमेंट है, तो म्यांमार के साथ में मिलकर के इंडिया एंड जापान ने एक ट्राइलेटरल अग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया है, जिसके चलते म्यांमार में
रखाइन स्टेट जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अभी के लिए इसको नोट कर लीजिए। लेकिन ये रखाइन स्टेट वही स्टेट है जहाँ पर ज़्यादातर म्यांमार के जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं वो रहते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है ये इतना डेवलप्ड भी नहीं है। तो इंडिया और जापान ने म्यांमार के साथ में एक ट्राइलेटरल अग्रीमेंट साइन किया है और कहा है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में 15 ऐसे स्कूल्स बनाए जाएंगे म्यांमार में यहाँ पर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे कि डेवलपमेंट है कि जापान के साथ में मिलकर के नॉट ओनली एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट किया जा रहा है बट एट द सेम टाइम साउथ एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स यहाँ पर रन किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो उस समय पे इंडिया और जापान ने मिलकर के अग्री किया कि साथ में काम करेंगे और श्रीलंका को मदद करेंगे कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस से श्रीलंका बाहर आ सके। बाकी फिर उसके अलावा ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चाइना की प्रेजेंस इन सभी कंट्रीज़ में रहती है। चाइना यहाँ पर इंडिया को काउंटर करने की कोशिश करता है, राइट। तो मैंने आपको बताया ना कि डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि जापान हमको हेल्प करेगा, इट विल टेक इंडिया आउट ऑफ दिस साउथ एशिया बॉक्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है अगर हम जापान के साथ में एंगेज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। बाकी इंडिया और जापान की यूएस के साथ में भी अगर आप देखें क्वाड के थ्रू जो है काफ़ी रिलेशनशिप जो है वो गहरा गई है। तो इसको लेकर के तो सी राजा मोहन ने अपनी किताब समुद्र मंथन में बात की है कि किस तरीके से भारत के जो रिश्ते हैं वो यूएस और जापान के साथ में मजबूत हो रहे हैं। एंड वी कैन सी दैट कि जिस तरीके से चाइना का राइज ऑफ पावर देखने को मिल रहा है तो ऑब्वियसली चाइना को काउंटर करने के लिए इस तरीके की पार्टनरशिप्स आपको देखने को मिलेंगी। तो आने वाले 20 सालों में 25 सालों में ये जो पार्टनरशिप्स होंगी यूएस जापान और इंडिया के बीच में ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी क्योंकि इस समय पे जैसे हमने देखा था साउथ चाइना सी का कि किस तरीके से चाइना जो है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में चीज़ें चेंज कर रहा है, वहाँ पर मिलिट्री बेसिस बना रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, किस तरीके से चाइना जो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को रोक रहा है होने से साउथ चाइना सी में। तो इसके अलावा आपको पता है चाइना और जापान के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। चाइना का हाल ऐसा है कि चाइना की बॉर्डर जो है 8 कंट्रीज़ के साथ में टच होता है लेकिन 18 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है। सो दैट इज़ वन थिंग, ठीक है। चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूट है सिंकाकू आइलैंड्स को लेकर के और चाइना भी यहाँ कोशिश करता है कि बाय फोर्स जो है इसको जो डिस्प्यूट है इसका जो स्टेटस को अभी मेंटेन्ड है काफ़ी समय से इसको चेंज किया जाए, फोर्सफुली चाइना अपने हाथ में ले ले। बाकी 9 डैश लाइन तो आपको पता ही है, साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट चल रहा है उस बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, राइट। इसके अलावा जो है अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया जापान की जब भी बात करें आप तो इस एग्रीमेंट के बारे में जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है जिसमें सर्विसेज और सप्लाईज जो हैं एक्सचेंज की जाएंगी एक दूसरे के साथ में, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, दिस इज़ वन थिंग। इसके अलावा हमारी मालाबार एक्सरसाइज भी होती हैं, जापान इंडिया मालाबार एक्सरसाइज जिसको हम जेमेक्स भी कहते हैं, तो आप इसको कोट कर सकते हैं। नोट्स में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर मुद्दा बताना चाह रही हूँ कि इंडिया और जापान जो है कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी स्पेस में भी दोनों पार्टीज़ जो हैं वो कोऑपरेट कर रही हैं। तो इसीलिए जो है ये सारी डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं चाइना को काउंटर करने के लिए हो रही हैं। बाकी याद कीजिए आपको पेपर 2 सेक्शन ए में मैंने बताया था कि जर्मनी के अलावा जापान आज के समय पे एक मिलिट्री स्टेट नहीं है, जापान आज के समय पे एक ट्रेडिंग स्टेट बन चुका है, राइट। तो जापान इज़ प्राइमरली अ ट्रेडिंग स्टेट। तो ट्रेडिंग स्टेट है, आज के समय पे जापान की इंटरडिपेंडेंस चाइना के ऊपर बहुत है ट्रेडिंग को लेकर के, ठीक है। तो ऐसे में जो है इसको दूर करने के लिए इंडिया काफ़ी अच्छे तरीके से काम आएगा, राइट। तो ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है वो अगर यहाँ पर रहेगी तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रहेगा
इंडिया विल बी अ बैलेंसर टू चाइना, आप ऐसा कह सकते हैं। दिस इज़ लाइक जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे हमारे लिए जापान इम्पॉर्टेंट है। बाकी जब जापान की इम्पोर्टेंस हम जियो स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिकल तरीके से देखते हैं, तो वहीं पर जियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जापान हमारे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो उसके भी हमें जो है समझने होंगे एंगल्स, डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी किताब में ये भी लिखा था, इस बारे में बताया था कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बिजनेस डायमेंशन से देखते हैं तो कितनी तेज़ी से जो है जापान की जो कंपनीज़ हैं वो भारत में उनकी प्रेजेंस बढ़ रही है। एंड एक्ट ईस्ट फोरम के थ्रू जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हेल्प करता है जापान और इंडिया को आपस में रेगुलर बेसिस पे कोलैबोरेट करने में। और इसीलिए इस तरीके के कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स भी यहाँ पर लाए जा रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन को कनेक्ट करने वाला, जिसको बांग्लादेश के साथ में और म्यांमार के साथ में फिर फाइनली कनेक्ट किया जाएगा। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि इकोनॉमिकली जिस तरीके से जापान और इंडिया आपस में कनेक्ट कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी, देयर इज़ मैच्योरिंग ऑफ इकोनॉमिक थिंकिंग। दोनों ही पार्टीज जो हैं वो इकोनॉमिकली बहुत ही मैच्योरिटी के साथ में जो है काम कर रही हैं, इस तरीके से कि दोनों की ही पॉलिसीज़ जो हैं वो अलाइन कर सकें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2005 से लेकर के लगभग अगर आज तक देखा जाए, सो ओवरऑल जो है 2005 से लेकर के 2023 तक भी बात करते हैं तो जापान की इकोनॉमी वॉज स्टैग्नेंट एट 5.5 ट्रिलियंस, राइट। तो ये स्टैग्नेंट थी। बाकी लास्ट ईयर का देखेंगे, अभी मैंने आपको डेवलपमेंट बताया था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 4.4 ट्रिलियन पे है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डोमेस्टिकली जापान को जितना ग्रो करना था उतना ग्रो कर चुका है, राइट। और इसीलिए जापान की डोमेस्टिक ग्रोथ इतनी अब पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैग्नेंसी है, राइट, स्टैग्नेंट है चीज़ें। लेकिन जापान अब नई मार्केट्स तलाश रहा है जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सके, जहाँ पे उसको रिटर्न अच्छा आ सके, एंड दैट वन मार्केट इज़ इंडिया। तो जियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो भारत बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो मार्केट है, जहाँ पर जापान अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो रिटर्न जापान को भी मिलेगा। तो यानी कि म्यूचुअली बेनिफिशियल टाइप की रिलेशनशिप है कि हमें तो फ़ायदा होगा ही जापान से, बट एट द सेम टाइम जापान विल ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम इंडिया आउट ऑफ दिस। और इसीलिए बहुत लंबे समय से जो है जापान यहाँ पर ODA जो है वो प्रोवाइड करता है। व्हाट इज़ दिस ODA? ODA की फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो ODA यहाँ पर जापान की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। ODA में होता ये है कि भारत में अगर डेवलपमेंट लानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उसके लिए फंडिंग या असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है ODA के थ्रू। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज़ है, अभी रिसेंट हुआ है, बहुत पहले से हो रहा है ये। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ODA के अंडर में आप बात कर सकते हैं कि कैसे जापान जो है भारत में मेट्रो प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहा है, उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अर्बन मैनेजमेंट के लिए जो शहर हैं इंडिया के उनको किस तरीके से अच्छे से मैनेज किया जाए। DMIC आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करेगा काफ़ी हद तक। इसके अलावा इस तरीके के बहुत सारे फ्राइट एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। भारत में ऑब्वियस सी बात है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, लैकिंग है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए आता है जापान यहाँ पर, राइट। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ओके, सो इसके अलावा व्हाट एल्स यू कैन टॉक अबाउट जब आप जियो इकोनॉमिक एंगल से इंडिया और जापान के रिलेशनशिप को फोकस करते हैं। पहला मैंने आपको बताया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर मैंने ODA के बारे में आपको बताया,
देन फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं सेपा के बारे में। व्हाट इज दिस सेपा? सेपा की फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है। अब ये साइन किया गया था 2011 में बेसिकली। तो सेपा का काम यही है कि भारत और जापान के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड होता है उस ट्रेड को कैसे बूस्ट किया जाए और ज़्यादा बढ़ाया जाए बेसिकली। तो आप सेपा के बारे में बात कर सकते हैं। फिर जियो इकोनॉमिक एंगल से अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जापान इज़ अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जापान से बहुत सारा पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं यहाँ पर, और उससे भारत की ग्रोथ होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कैलकुलेट करें 2000 से लेकर के 2018 तक टोटल जापान से कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, तो इट इज़ अराउंड 28.16 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ही है कि जो भारत है के लिए जापान इज़ अ लीडिंग फाइनेंशियल डोनर। ओडीए के थ्रू जो है डोनेशन यहाँ पर दिया जाता है। एंड आने वाले समय पे जापान की करेंसी का आपको पता है इट इज़ इन येन, राइट। तो यहाँ पर जापान की तरफ से आने वाले समय में 3.5 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट जो है होगा, जो कि पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंसिंग यहाँ पर, यानी पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर से आपको यहाँ पर फाइनेंसिंग दिखेगी अगले 5 सालों में भारत में, राइट। ये है जापान इंडिया इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पार्टनरशिप का पार्ट, कि किस तरीके से जापान और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में करेगा। इसके अलावा जो है जापान एंड इंडिया के बीच में एक नया मैकेनिज्म जापान डेवलप कर रहा है ताकि इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स इस तरीके से हों। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपको पता है आने वाली समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है इस एरिया में। इसके अलावा भारत में स्किल की प्रॉब्लम थी, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने स्किल इंडिया मिशन भी लॉन्च किया था। तो जापान यहाँ पर सपोर्ट करता है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के जो यूथ है उसको स्किल प्रोवाइड की जाए, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट मैनेजर्स के लिए यहाँ पर लाया जाए। इसीलिए इस तरीके के बहुत सारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आपको दिखेंगे, आईटीआईज दिखेंगे जहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। एंड एक और चीज़ है कि भारत के जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब ज़्यादातर जो जनता है वो एम्प्लॉयबल कैटेगरी में आती है आपकी, यानी कि काम करने की उम्र की ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये यूटिलाइज कर सकता है जापान, क्योंकि जापान की एजिंग पॉपुलेशन के चलते आने वाले समय में ग्रोथ और भी ज़्यादा जो है पीछे होती हुई दिखेगी, वहाँ पर इकोनॉमी उनकी और भी पीछे जाती हुई दिखेगी। तो ऐसे में जापान में जो है काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। तो भारत के यही स्किल्ड यूथ जापान में जाकर के भी काम कर सकते हैं, तो दैट इज़ अनदर थिंग। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनका एग्जाम्पल आप जियो इकोनॉमिक एंगल से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नॉट इन्वेस्टमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि देयर इज़ दिल्ली मेट्रो, आप इसमें फोकस कर सकते हैं। देन इसके अलावा आप कोऑर्डिनेटर हाईवे है उसके बारे में बात कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, आपको मिल जाएंगी नोट्स में, ये सारे नाम सब मिल जाएंगे। लाइक देयर इज़ मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी इकोनॉमिक एंगल से तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को भी आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। और आज के समय पे भारत और जापान के बीच में पैरा डिप्लोमेसी भी बढ़ती हुई दिख रही है। पैरा डिप्लोमेसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्टेट लेवल पे या सिटी के लेवल पे जो है
आपस में दोनों ही कंट्रीज़ की जो सिटीज़ या स्टेट्स होती हैं, प्रोविंसेस होते हैं, वो यहाँ पर ग्रो करते हैं, एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हैं। तो एज ऑफ नाउ भारत की ऐसी 7 सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं ऐसी 3 जो जापान की सिटीज़ और जापान के जो स्टेट्स हैं, मतलब प्रोविंसेस हैं, उनके साथ में पार्टनरशिप जो है यहाँ पर चल रही है बहुत सारे सेक्टर्स में। तो सिस्टर स्टेट एंड सिस्टर सिटी कोऑपरेशन नाम से इसको प्रमोट किया जा रहा है, सिस्टर स्टेट एंड सिस्टर सिटी कोऑपरेशन। राइट, अभी तक मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं वो पेपर 2 सेक्शन ए का जो हमने लास्ट कवर किया था आपका इकोनॉमिक वाला, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर तक, वहाँ तक दिया है। उसके बाद हमने ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर पढ़ना शुरू किया जिसमें चाइना ही कवर किया है अभी तक। तो बाय द टाइम हमारा ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर कंप्लीट होगा, एक ही बार में आपको सारे नोट्स अपडेट करके दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे ऐसे एरियाज हैं जिनको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इश्यूज नहीं हैं दोनों के बीच में, इश्यूज आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हैं अगर इंडिया और जापान की रिलेशनशिप के को लेकर के इश्यूज की बात की जाए तो काफ़ी समय ऐसा हुआ है कि इकोनॉमिक इश्यूज भी आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक समय था 2011-12 का, जब हमारा जो जापान के साथ में ट्रेड था इट वाज समवेयर अराउंड 18 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका था। लेकिन फिर 2018-19 का अगर आप उसके साथ में कंपेयर करेंगे, यानी कोविड से पहले की भी बात करें, कोविड का तो चलो ठीक है कि वी हैव अ रीज़न कि क्यों ट्रेड कम हुआ होगा या ज़्यादा हुआ होगा वटेवर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर डिक्लाइन देखा गया, जो कि राइज करना चाहिए वो चीज़ डिक्लाइन में देखी गई। सो ये कुछ ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स रूल्स हो गए, ठीक है, उनको लेकर के थोड़ा सा डिस्प्यूट था। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। जैसे RCEP को लेकर के भारत ने मना कर दिया कि हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, राइट, तो दैट इज़ अनदर थिंग। RCEP एक बहुत ही मेगा रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है, जापान इसका पार्ट है। तो जापान चाहता था कि इंडिया जो है RCEP में आए और इसके चलते जो है चाइना को पुश बैक किया जाएगा, चाइना को काउंटर किया जाएगा। लेकिन इंडिया ने अपना स्टांस जो है वो चेंज कर दिया, RCEP ज्वाइन नहीं किया फाइनली। राइट, बाकी इंडिया और जापान के कुछ जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज भी हैं। जैसे ज्योग्राफी वाइज अगर आप देखें तो एक दूसरे से बहुत दूर हैं दोनों ही कंट्रीज, राइट, इस तरीके से कि एक दूसरे का यूज़ कर सके, जितनी अच्छी रिलेशनशिप है उसको इतना अच्छे से यूज़ नहीं किया जा सकता। दोनों की ही रिलेशनशिप चाइना के साथ में है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एग्जिस्ट करता है। बेशक से जापान काउंटर करना चाहता है चाइना को, लेकिन इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंसी बनी हुई है यहाँ पर, राइट। और इसीलिए दोनों ही कंट्रीज़ की चाइना को लेकर के कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है कि अच्छा ये हमारी क्लियर कट स्पेसिफिक पॉलिसी है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जापान और चाइना के बीच में ट्रेड अगर देखोगे तो वो 350 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, और भारत के साथ देखेंगे तो 18 बिलियन डॉलर के आसपास है, यानी कि अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पर। एंड सो दैट इज़ मतलब इशू जो आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मिलकर के, ये म्यांमार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी विजन जो मैंने बताया था 2025 का वही है कि इंडो पैसिफिक रीजन को रूल बेस्ड ऑर्डर यहाँ पर लेकर के आना है। दोनों जो हैं अपनी जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको अलाइनमेंट के साथ में फॉलो करेंगे, राइट। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा भारत में, डायलॉग्स आपस में होते रहेंगे, इनके डिफेंस पॉलिसी डायलॉग होगा इनके बीच में। तो इस तरीके की डेवलपमेंट्स, इस तरीके की बातें जो हैं ये इस विजन में की गई थी। बाकी मैरीटाइम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जापान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बाकी आज के समय पे तो इंडिया, जापान और फ्रांस के बीच में भी एक ट्राइलेटरल रिलेशनशिप देखी जा रही है। सिमिलरली इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ में ट्राइलेटरल रिलेशनशिप यहाँ पर देखी जा रही है। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ डन टू काउंटर चाइना ओनली। तो मेनली ये सारी चीज़ें हैं जो हम इंडिया जापान रिलेशनशिप में ज़्यादातर डिस्कस करते हैं।
तो कोई भी अगर क्वेश्चन मेनली आपको आता है तो इकोनॉमिक एंगल से आएगा या स्ट्रेटेजिक एंगल से आएगा, और उसमें मेनली आप ये सारे एग्जाम्पल्स लिखेंगे, लेकिन मेजर होगा आपका कि जो एक्सपर्ट के ओपिनियंस हैं, जैसे हमने इतने सारे एक्सपर्ट के ओपिनियन समझे, उनको आपको यहाँ पर बताना होगा। बाकी हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा डेवलपमेंट हुआ इस साल में या वैसा डेवलपमेंट हुआ, दीज आर सम ऑफ द फैक्चुअल थिंग्स जो आप अपने नोट्स में से पढ़ सकते हैं। बट आई थिंक जापान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट अभी तक डेवलपमेंट्स हुए हैं वो यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। और बाकी सारे जितने एंगल्स होंगे हम आने वाले टाइम में इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी खास ऐसा कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट नहीं है जो जिसको हम बहुत ही डेप्थ में डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। अब आप बोलेंगे कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर आज से 6 साल पहले, 6 इनफैक्ट, अब तो आप कहेंगे 2017 की हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो तब अनाउंस हुआ था। तो इस पे जितने क्वेश्चन ज़्यादातर बन सकते थे वो वहाँ पर बन चुके हैं ऑलरेडी, या उसकी जो डेवलपमेंट थी, तो इसकी आने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी, मेनली इंडो पैसिफिक या मैरीटाइम सिक्योरिटी या चाइना को काउंटर करने के लिए। इस तरीके का 10 to 15 मार्क्स में आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस सेशन। अगर मुझे कोई और एडिशन यहाँ पर लगता है तो आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अदरवाइज इन द कमिंग सेशंस आई मे ऐड अप फ्यू थिंग्स अगर मुझे लगता है कि देर आर गोइंग टू बी एनी डेवलपमेंट इन द मीन टाइम, ठीक है। दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।